अब आज के क्लास में आप पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। ये चैप्टर चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है और क्लास 11th का है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों क्लास के दोनों बोर्डों के बच्चे आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। आराम से इसे समझिए कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य की। हम बात करेंगे मैटर की। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ मान होता है। कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि द्रव्य वह है जिसका कुछ मान होता है और वह स्थान घेरता है। ओके, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। तो जब हम बात करते हैं मैटर की, मैटर मतलब हम बात करते हैं द्रव्य की। इसे पदार्थ भी बोलते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। हिंदी में इसे बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस। रसना से बच्चे फोन कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, जनपद बलिया के, और मैं उनके नाम पे वीडियो शूट कर रहा हूं। पढ़ेंगे सारे लोग। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये 3 टाइप होते हैं। अब हम इन एक एक को डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने कि कैसे क्या होता है। ध्यान दो मेरे बच्चे। सपोज कर लो, इसे ध्यान से आप देखिए। 2-4 शब्द मैं आपके सामने रखूंगा जिसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वो शब्द ही इसे समझाएगा। थोड़ा सा इसमें दूरी ले लेते हैं। फिर ऐसी एक और संरचना आपके सामने देते हैं जो कहीं का कहीं अस्तित्व में है। ध्यान से देखिए, हम यहां एक शब्द आपके सामने बार बार यूज करेंगे, इनर मॉलिक्यूलर फोर्स। हिंदी होगा अंतराणविक बल। एक और यूज करेंगे आपके सामने, इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका मतलब होता है अंतराणविक दूरी। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, और बाकी सब हम इसके आकार की भी बात करेंगे, आयतन की भी बात करेंगे, अच्छा सा समझ लेंगे इसे। देखिए, ठोस को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखें। आप ध्यान से देखिए, जो इसके अणु है वो बिल्कुल पास पास है। द्रव कण को देखिए, इसके अणु थोड़ा सा दूरी पे है, इसमें गैप है, और इसके अणुओं का ठिकाना नहीं है, कहीं का कहीं टू एंड फ्रो मोशन में है वो। ये इस स्थिति में कैसे होता है, इसे समझते हैं कि इस स्थिति में कैसे होता है। तो देखिए, मैंने सॉलिड के लिए लिखा है इनर मॉलिक्यूलर फोर्स। आप याद कीजिए कि इसमें इतना ज्यादा फोर्स लगा हुआ है, अंतराणविक बल लगा हुआ है कि ये आपस में बिल्कुल चिपका और कहीं जगह नहीं। तो ठोस कणुओं के बीच में कहीं जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, इसलिए उस पर अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है। जिसमें अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है उसमें अंतराणविक दूरी लगभग ना के बराबर होती है। तब बताइए, जब फोर्स बढ़ेगा, ऊपर की ओर तीर दिखा रहा हूं, इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि फोर्स जब बढ़ेगा तो इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटेगी। नीचे तीर लगा दिया। इससे साफ स्पष्ट है कि अगर बल बढ़ रहा है तो दूरी घट रही है। मतलब सॉलिड में
जो फोर्स जिस वजह से ये जुड़े हैं, जो फोर्स लगा है, उस फोर्स का नाम है अंतराणुविक बल। ये काफी मात्रा में है, ज्यादा फोर्स लगा हुआ है अंतराणुविक बल, और अंतराणुविक बल ज्यादा लगा है तो अंतराणुविक दूरी घट गई है। इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए इसके अणुओं के बीच में दूरी है, कहीं भी चेक कर लीजिए कुछ दूरी है, यहां चेक कर लीजिए दूरी, यहां चेक कर लीजिए दूरी है, कहीं चेक कर लीजिए, यहां चेक कर लीजिए, हर जगह आपको डिस्टेंस मिलेगी। इसका मतलब कि इसके अपेक्षा इसमें अंतराणुविक बल थोड़ा कम लगा है। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा। तो लिक्विड में, द्रव में ठोस के अपेक्षा अंतराणुविक बल कम लगता है, इसलिए अंतराणुविक दूरी ज्यादा होती है। आप इसमें यही बात समझेंगे कि इसमें अंतराणुविक बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम लगता है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती है। बल कम लगेगा, दूरी बढ़ेगी, कंफर्म रहिए। बल कम लगेगा, दूरी बढ़ेगी, बल कम लगेगा, दूरी बढ़ेगी। तो ठोस की अपेक्षा इसमें बल कम लगा है द्रव में, इसलिए दूरियां बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं गैस की। अगर हम इसे लिक्विड के लिए पढ़ लिए, ये आप सॉलिड के लिए पढ़ रहे थे, अभी उधर मैं लिखूंगा, ये आप गैस के लिए पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। देखिए इसमें जो फोर्स होता है वो द्रव की अपेक्षा काफी कम मात्रा में लगा होता है। तो जब द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में इस पे इनर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, अंतराणुविक बल लगेगा, तो इसमें ऑटोमेटिक इसकी दूरियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और जब दूरी बढ़ जाएंगी तो ये कहीं का कहीं भटकने लगता है, इसलिए इसकी गैपिंग ज्यादा होती है, इसमें दूरियां ज्यादा होती है, और दूरी इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाती है, अंतराणुविक दूरी कहलाती है। तो इन कणुओं के बीच में काफी संख्या में दूरी होती है, काफी दूरी होती है, क्योंकि इसमें अंतराणुविक बल कम लगता है, इसलिए ट्रू एंड फ्रो ये मोशन करता रहता है इधर उधर। पता चला कि बिसौली में गैस खुला है और आरपीएस पब्लिक स्कूल पे उसकी बदबू आ रही है, इससे साफ जाहिर है कि उसके कण हवा में घूम रहे हैं, एकदम हवा में तब घूम रहा है क्योंकि उसमें फोर्स कम लगा हुआ है। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स जब कम लगेगा तो इसका डिस्टेंस हाई होगी, और डिस्टेंस हाई होगी तो इधर उधर घूमेगा। ये चीजें हैं समझने के लिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस विषय पे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड में आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है, एकदम निश्चित होता है। इसमें आकार और आयतन, ठोस के लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर बात हम लिक्विड की करें, द्रव की करें, तो द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखेंगे वैसा ही आकार धारण कर लेगा। लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर 1 लीटर पानी मैंने रखा है कहीं पर, तो आयतन 1 लीटर होगा। भले 1 लीटर के गिलास में रख दे तो गिलास जैसा बन जाए, बाल्टी में रखा तो बाल्टी जैसा शेप पकड़ ले, आप जहां रखेंगे वैसा वो शेप पकड़ लेगा। इसका मतलब उसका आकार निश्चित नहीं है लिक्विड का, हाँ, लेकिन आयतन निश्चित है। गैस की बात कर लें, गैस के आकार और आयतन की बात करते हैं, आकार और आयतन की। मेरे बच्चे इसमें गैस के ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब इसमें दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 9th 10th 11th 12th अगर बच्चे देख रहे हैं तो 11th को तो पढ़ना ही है। बाकी लोग इसे बहुत जिम्मेदारी से देख के समझेंगे कि कैसे होता है, कैसे बनता है, किसमें इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से किसमें इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है, किसमें इनर मॉलिक्यूलर कम होता है जिसकी वजह से इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होने लगती है। ये घटना है, और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ाई मजा दे देगी। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट कर लो ताकि मैं अगली बात इसमें अभी आपको पढ़ा सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं मिटाने,
ये हुआ इरेज। और अब जो हम लोग चीज पढ़ेंगे वो धीरे धीरे बहुत मजा देगा। देखिए मेरे बच्चे, हम बात करते हैं ताप की। ताप बढ़ने पर क्या घटना घटेगी? ताप बढ़ेगा, ताप इधर जाएगा, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो ठोस बदलेगा द्रव में, द्रव बदलेगा गैस में। जैसा मैं आपके सामने अगर एग्जांपल दे दूं बर्फ का, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। बर्फ सॉलिड है, ठोस है, लेकिन अगर ताप बढ़ा तो ये पिघलेगा, पिघलेगा तो द्रव में जाएगा। ओके, उसके बाद द्रव से ये भाप बनेगा, गैस में बदल गया। लेकिन यही बात अगर मैं तीर ऐसे लगा दूं तो ये घटना कब घटित होगी? ताप घटने पर। अगर ताप घटने लगे तो फिर यह भाप से द्रव में, द्रव से बर्फ में बदल जाएगा। इसका मतलब कि गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में फिर बदल जाएगा। यहां दो स्थिति है और मजे की स्थिति है समझने के लिए। पहली कंडीशन यह है कि अगर ताप बढ़ता है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ताप बढ़ता है तो ठोस बदलता है द्रव में, द्रव बदलता है गैस में। जैसे बर्फ ठोस है, ताप बढ़ा, द्रव में बदल गया, द्रव भाप में बदल गया। ताप घटा, ताप घटने पर तीर देखिए यहां से इधर लगा दिया हूं, ताप घटने पर भाप द्रव में, द्रव बर्फ में बदलेगा, मतलब कि गैस द्रव में, द्रव ठोस में बदल जाएगी। एक खास बात और आपको पढ़ाना है मुझे, और वो बातें मैं यहां लिखा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप जाना चाहते हैं, ये आपके पास ठोस है, ये आपके पास द्रव है, ये आपके पास गैस है। देख मेरे बच्चे, अगर मैं ठोस से द्रव की ओर जाऊंगा तो याद रखिए क्या होता है। ठोस से द्रव की ओर जाएंगे तो उसे गलन बोलते हैं, गलन होगी, क्योंकि ठोस बनेगा, पिघलेगा, तभी द्रव में बदलेगा। तो जब ठोस से द्रव की ओर जाते हैं तो गलन बोलते हैं, और जब द्रव से ठोस की ओर जाते हैं तो इसे हीमीकरण बोलते हैं, हीमीकरण। ध्यान दे लीजिए, कितने मजे की बात है, एकदम मजा दे देगा यह टॉपिक आपके लिए, कि जब ठोस से हम द्रव की ओर जाते हैं तो उसे गलन बोलते हैं, जब द्रव से हम ठोस की ओर जाते हैं तो उसे हीमीकरण बोलते हैं। अब आइए एक चीज और समझ लेते हैं। जब हम द्रव से गैस की ओर जाते हैं तो वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कब भाई? वाष्पीकरण कब बोलेंगे? जब हम द्रव से गैस की ओर जाएंगे, और जब हम गैस से द्रव की ओर जाएंगे तो उसे संघनन बोलते हैं, संघनन। याद रखिए, उसे संघनन बोलते हैं। अब बारी है आपकी ठोस से गैस की ओर जाने की। अगर ठोस से गैस की ओर जाएंगे तो उसे ऊर्ध्व पतन बोलते हैं, ऊर्ध्व पतन। ध्यान दीजिएगा, उसे ऊर्ध्व पतन बोलते हैं। और अगला है कि अगर मैं गैस से चला जाता हूं ठोस की ओर, तो गैस से ठोस की ओर जाएंगे तो उसे निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण। इस बात को तो आप हर हालत में याद कर ही जाना, क्योंकि इसके बाद जो अगली वीडियो में चीज मिलेगी ना, वो सीधे गैस की होगी। शुरुआत गैस से होगा। तो एक राउंड और देख लेते हैं। खास बातें हैं कि ठोस से अगर हम द्रव की ओर बढ़ेंगे तो उसे गलन कहेंगे, द्रव से अगर ठोस की ओर बढ़ेंगे उसे हिमीकरण कहेंगे, अगर द्रव से हम गैस की ओर बढ़ेंगे
वाष्पीकरण कहेंगे। गैस से द्रव की ओर बढ़ेंगे, संघनन बोलेंगे। ठोस से गैस की ओर चलेंगे, ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। तीर देख के समझना है। गैस से ठोस की ओर चलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। ये चीजें थी समझने के लिए। ये मैं आपको पढ़ाया कि जब ताप बढ़ेगा तो आप ठोस से द्रव की ओर, द्रव से गैस की ओर बढ़ेंगे। ये मैं पढ़ाया कि ताप जब घटेगा तो आप गैस से द्रव की ओर, द्रव से ठोस की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल समझाया था कि ताप बढ़ेगा तो बर्फ बदल जाएगा द्रव में, द्रव बदल जाएगा भाप में। फिर समझाया था कि ताप जब घटेगा तो भाप बदल जाएगा द्रव में, द्रव बदल जाएगा बर्फ में। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने पे भी कुछ घटना हो रही है और घटने पे भी कुछ घटना हो रही है। तो आज इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें। शाम का समय हो रहा है, लाइट थोड़ा कम मुझे मिल रही है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में।